हेलो बच्चों, ये समाजवाद एवं साम्यवाद की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि समाजवादी की उत्पत्ति कैसे हुई, समाजवाद है क्या, स्वप्नदर्शी समाजवादी कौन है। और आज हम पढ़ेंगे कि समाजवादी के जो समाजवादी मैंने आपको बताया था कि दो भागों में बटे हुए हैं, और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स कौन है और उनके बाद जो समाजवादी आए उनका क्या कहना था। तो चलिए कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम कार्ल मार्क्स की पहले जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई को 1818 में जर्मनी के एक राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। उनके पिता एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे और उन्होंने आगे चलकर ईसाई धर्म ग्रहण किया था। कार्ल मार्क्स ने अपनी शिक्षा विधि में करी थी, बोन विश्वविद्यालय में, और फिर वो आगे बर्लिन विश्वविद्यालय भी चले गए थे। जब वो बर्लिन विश्वविद्यालय में थे, बर्लिन जो कि जर्मनी में है, उन्होंने वहां पर हेगल जो कि बहुत बड़े विचारक थे, उनके विचारों से मार्क्स बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने मार्क्स ने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास का भी बहुत गहरा अध्ययन किया था, जिनमें मॉन्टेस्क्यू और रूसो, ये दो भी बहुत बड़े विचारक हैं और जिन्होंने राजनीति और समाज के बारे में काफी किताबें लिखी हैं। इनके विचारों से भी कार्ल मार्क्स काफी प्रभावित हुए थे। कार्ल मार्क्स के एक और मित्र थे एंगल्स, जिन्होंने कार्ल मार्क्स के साथ काफी रचनाएं करी थी। एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से भी मार्क्स बहुत प्रभावित हुए थे, और मेनली इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों को समझा और उनके जिस कठोर परिस्थिति में श्रमिक रहता था उसके विरुद्ध आवाज उठाने का उन्होंने भी चेष्टा करी। मार्क्स और एंगल्स ने साथ मिलकर एक साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है। उसमें उन्होंने अपने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचार लिखे थे। और उसके बाद 1868 में, यानी कि 1867 में, मार्क्स ने एक दास कैपिटल करके एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, जिसको बाद में समाजवादियों की बाइबल कहा गया था, क्योंकि इसमें समाजवाद का मूल्य लिखा गया था, जो कि मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर लिखा था। एंगल्स के विचारों से, एंगल्स और हेगल्स के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे कार्ल मार्क्स। अब हम कार्ल मार्क्स की का चित्र देख सकते हैं, और उन्होंने ये 1868 में ये किताब लिखी थी, जो कि आज तक बहुत मशहूर है, और आज भी जो समाजवादी हैं वो समाजवाद का मूल्य ढूंढने के लिए इस किताब को पढ़ते हैं। सो ये थी कार्ल मार्क्स की जीवनी। आगे हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या थे। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अब इसको सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी द्वंद्वात्मक का क्या मतलब था। इससे मार्क्स ये कहना चाहते थे, और ये समाजवाद का एक बहुत मूल्य बात है, जो मार्क्स ने जिसका प्रचार मार्क्स ने किया था। उनका ये कहना था कि जब भी इतिहास में बदलाव आया है, या जब इतिहास आगे बढ़ा है, या जब समाज में या हमारा समाज हो, चाहे वो अर्थशास्त्र, जब भी कोई भी चीज, मार्क्स का कहना था कि जब भी कोई भी चीज आगे बढ़ी है तो वो एक सीधे ढंग से आगे नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है कि क के बाद अपने आप ही ख आ जाता है। बहुत सारे द्वंद, बहुत सारे विरोधी सोच आए थे, जिन्होंने आपस में मिलकर एक नया इतिहास रचा है, और ये बार बार हुआ है। मार्क्स का कहना था कि हर बात की एक वाद होती है और एक प्रतिवाद होता है। प्रतिवाद होता है जो कि उस वाद का एक विरोधी बात होती है, और जब ये वाद और प्रतिवाद साथ में मिलते हैं, साथ में इनमें द्वंद्व होता है, साथ में इनमें मतभेद होता है, तब एक संवाद आता है जो कि उस समय हमारे समाज को प्रभावित करता है। ये संवाद बाद में अपने में एक वाद और विवाद में बट जाता है, उनमें फिर वो द्वंद्व होता है और फिर एक नया संवाद आता है, और ऐसी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, और ऐसे हमारा इतिहास आगे बढ़ता है। इतिहास कभी एक सीधी लाइन की तरह आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि ऐसे गोल घूम घूम कर अपने द्वंद्वों से लड़कर अब वो आगे बढ़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक बात के अंदर ही उसका प्रतिवाद
छुपा होता है और वो अंदर अपने आप में ही वो द्वंद चलता है, जिससे फिर से एक संवाद उत्पन्न होता है। तो ये था मार्क्स का मार्क्स का पहला सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। जो तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वो इसी मूल्य पर आधारित है जो मैंने अभी आपको समझाया, कि इतिहास ऐसे ही आगे बढ़ा है, अपने द्वंद्वों से लड़ भिड़ कर ही वो आगे बढ़ा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब पूंजीकरण आया या जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उसके अंदर ही उसका एक द्वंद्व, वो वाद था, लेकिन उसके अंदर ही उसका एक प्रतिवाद भी छुपा था। वो प्रतिवाद क्या था? प्रतिवाद था कि श्रमिक इस व्यवस्था से बहुत परेशान है, उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। उन दोनों वर्गों में फिर एक मतभेद हुआ और उससे एक नया संवाद आया, जो कि समाजवाद था। दूसरा सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब कि हमारा जो समाज, जो कि बहुत सारे वर्गों में बट गया था, हमने समझा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि जो क्रांति हुई थी 18वीं सदी में, उसके बाद दो वर्गों में हमारा समाज बट गया था। एक श्रमिकवाद था, और एक श्रमिक वर्ग था, और एक पूंजीपति वर्ग था। इनमें एक संघर्ष चलता था। तो ये भी उनकी एक सिद्धांत था, उन्होंने इस संघर्ष पे भी कुछ बातें कही। चौथा उनका सिद्धांत था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल यानी कि वैल्यू, और अतिरिक्त मूल्य मतलब कि सरप्लस वैल्यू, या वैल्यू से ज्यादा जो एक चीज की वैल्यू होती है, एक चीज का मूल्य होता है, उस पर भी मार्क्स ने कुछ बातें कही थी। और उनकी क्या बात थी? उन्होंने ये बात कही थी कि जब भी कुछ कच्चे माल से एक चीज बनती है, एक वस्तु बनती है जो कि बाजार में बिकती है, उसका जो मूल्य होता है, जो चीज बाजार में बिकती है उसका जो मूल्य होता है, वो कच्चे माल के मूल्य से ज्यादा होता है, और तभी वो बाजार में बिक पाता है। और ये जो मूल्य है, ये मूल्य बढ़ता कैसे? ये मूल्य ऐसे नहीं कि वो चीज अपने अंदर ही बढ़कर एक नई चीज में जब बनती है तो उसका कुछ मूल्य बढ़ जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब आप एक बॉल बनती है, जैसे कि रबर की बॉल है, तो रबर पहले हमें मिलता है, उससे वो बॉल बनती। अब जो रबर जो शुरुआत में था, और जो रबर जो अंत में था उस बॉल में, उसका मूल्य अपने आप तो नहीं बढ़ सकता है। ऐसी क्या चीज है जो कि उसका मूल्य बढ़ाती है? मार्क्स का कहना था कि श्रमिक या श्रम वो चीज है, यानी जिसे हम इंग्लिश में लेबर बोलते हैं, वही चीज एक कच्चे माल से जब एक पक्की वस्तु बनती है उसका मूल्य बढ़ाती है। इसीलिए पूरी हमारी जो उत्पादन प्रणाली है, यानी जो प्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज मूल्य बढ़ाती है वो श्रम है, यानी कि जो श्रमिक काम करता है, रबर से पूरी बॉल बनाता है, उसको जानी चाहिए। तो अगर वही उस चीज का मूल्य बढ़ा रहा है, तो श्रमिक उस चीज का मूल्य बढ़ा रहा है, तो उसकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये इस मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से मार्क्स का ये तात्पर्य था। और उनका पांचवें सिद्धांत था राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, यानी कि कोई वर्ग नहीं होने चाहिए, सारे लोग एक समान होने चाहिए, और कोई राज्य भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे मार्क्स के 5 सिद्धांत। ये आपको सिद्धांत अच्छे से याद होने चाहिए, और आपको इसकी समझ में भी आने चाहिए। आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में अगली हेडिंग है ऐतिहासिक भौतिकवाद की। मैंने अभी आपको समझाया थर्ड वाले पॉइंट में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जो कि मार्क्स का ही एक सिद्धांत था। मार्क्स ने इसमें ये भी बोला कि जब भी हमारी उत्पादन प्रणाली, यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम में जब भी कोई बदलाव आया है, उसका जो प्रभाव है वो हमारे सामाजिक संगठन पे भी पड़ा है। यानी जैसे आप समझ सकते हैं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब वो क्रांति हुई 18वीं सदी में ब्रिटेन और फ्रांस में, तो जो बदलाव आया था वो उत्पादन प्रणाली में ही आया था, समाज में कोई बदलाव नहीं आया था। जो बदलाव उत्पादन प्रणाली में आया था, कि अब कारखानों में वस्तुएं बनने लगी थी, उससे ही एक प्रभाव हमारे सामाजिक संगठन पे पड़ा था, और दो वर्ग में हमारा समाज बट गया था। किताब भी यही कहती है। मैं किताबों की कुछ लाइनें पढ़ती हूँ। उसके अनुसार, यानी मार्क्स के अनुसार, इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं।
उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। इतिहास के 5 चरण है। ऐसी जब भी बदलाव आता रहा, उसका बदलाव का मूल्य मार्क्स के अनुसार हमेशा आर्थिक शक्तियों में ही था, और जब उस आर्थिक परिस्थिति में बदलाव आया तो उसका प्रभाव हमारे सामाजिक संगठन में भी पड़ा। इतिहास में ये प्रक्रिया बहुत बार चलती रही है, और इसीलिए हमारे 5 चरण हुए हैं इतिहास में। आइए हम देखते हैं ये चरण कौन कौन से। सबसे पहले था आदिम साम्यवादी युग, यानी कि एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसमें मानव जानवर की तरह रहता था। आप सभी जानते हैं कि पहले इंसान आदिवासी था, वो फल फूल खाता था, जानवर का शिकार करके उन्हें खाता था। इसमें हम प्रिमिटिव का क्या मतलब? प्रिमिटिव मतलब कि बहुत पुराना या बहुत ही प्राचीन युग का, और कम्युनिज्म मतलब कि किसी एक व्यक्ति के पास सारी धन संपत्ति नहीं है, या सारी जिसे हम इंग्लिश में रिसोर्सेज बोलते हैं वो नहीं है। सबके पास, जो मेरे पास है वही आपके पास है, और किसी कोई एक इंसान के पास किसी एक इंसान से ज्यादा कोई भी चीज नहीं। ये है आदिम साम्यवादी युग। फिर उसके बाद आया था दासता का युग, यानी कि स्लेव एज, जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को के लिए अपना पूरा शरीर दे देता था। वो जो उसका जो मास्टर या उसका जो बॉस होता था, जो भी उसे कहता था वो वही करता था। वो पूरी तरह से एक आदमी दूसरे आदमी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता था। वो जो जिसके लिए वो समर्पित करता था, वो उस दूसरे इंसान के साथ कुछ भी कर सकता था। उसके बाद आया था सामंती युग, यानी कि फ्यूडल एज। फिर आया था पूंजीवादी युग, कैपिटलिस्ट एज, समाजवादी, और फिर साम्यवादी। पूंजीवादी मैंने आपको कल भी पिछली वीडियो में भी समझाया था कि पूंजीवाद का क्या मतलब है। पूंजीवाद का ये मतलब है कि एक इंसान के पास ज्यादा धन संपत्ति है, और उससे वो दूसरे वर्गों को का शोषण कर सकता है, और उसको वो अपने कारखानों में एम्प्लॉय करता था। यानी कि जो श्रमिक है वो पूंजीवाद के लिए काम करता था, और ऐसे में पूंजीवादी अमीर होता रहा और श्रमिक गरीब होता रहा, क्योंकि श्रमिक जो मूल्य बढ़ा रहा था एक वस्तु को बनाने में, उसको उतना वेतन नहीं मिल रही थी, उसको उससे कम मिल रही थी, और इसी के बदले श्रमिक गरीब होता रहा था और पूंजीवादी अमीर होता रहा। तो ये थे मार्क्स के कुछ सिद्धांत, और जिसके अनुसार जिसको मूल्य रखे उन्होंने इतिहास समझा है और समाजवादी को आगे बढ़ाया है। फिर आगे इतिहास में कुछ अंतरराष्ट्रीय संघ हुए थे जिसको मार्क्स ने बढ़ावा दिया था। 1864 में, यानी कि 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल हुआ था। इसमें मार्क्स ने मजदूरों के हित के लिए कुछ बातें करी थी। ये संघ इसलिए होते थे ताकि समाजवाद को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारे जो और लोग हैं उनके जहन में भी ये बात आए कि जो हो रहा है वो गलत है, और हमें श्रम के हित के लिए या श्रमिक के अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो मार्क्स ने ये फर्स्ट इंटरनेशनल की यानी कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। उसमें उन्होंने बोला था, और मैं ये आपकी किताब से पढ़ रही हूँ, कि वे अपनी मुक्ति यानी कि श्रमिक अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। जो श्रमिक है उसको ये क्रूरता या फिर ये शोषण को सहन नहीं करना चाहिए। उसे अपने हित के लिए, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयत्न करना होगा, तभी उसकी उन्नति होगी। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में, यानी जब तक वो किसी एक इंसान के हाथ में ही सारे उत्पादन के साधन है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ सकता। जब तक श्रमिक के हाथ में भी वो उत्पादन के साधन नहीं होंगे, तब तक जितना भी सुधार आ जाए मशीनों में, कारखानों में, उसका लाभ कभी श्रमिक नहीं उठा पाएगा। श्रमिक को ये बात का एहसास होना चाहिए और उसे अपनी मुक्ति स्वयं ही प्राप्त करनी है। एक बहुत प्रसिद्ध लाइन थी जो कि इस सम्मेलन की, जो कि मार्क्स ने कही थी। उन्होंने कहा था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, यानी कि
अधिकार यानी कि हक, जब तक मुझे मेरा हक नहीं होगा उसके बिना मुझे कर्म नहीं करना चाहिए, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यानी कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे कोई हक भी नहीं होना चाहिए। ये मार्क्स की बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो कि उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल यानी कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में बोली। इसके बाद एक और द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ भी हुआ था जो कि 14 जुलाई 1889 में पेरिस में एक सम्मेलन में हुआ था। यहाँ 400 लोग आए थे। आप देख सकते हैं कि ये संगठन या ये जो संघ थे, ये इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब ये है कि और लोग समाजवाद के बारे में अवगत हो रहे थे, तो इससे हमारा समाजवाद आगे और बढ़ रहा था। 14 जुलाई को ये पेरिस में ये सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन की एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत ही जो प्रसिद्ध बात है वो ये है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस की स्थापना हुई थी, यानी कि 1 मई को, और ये बात आज तक लागू होती है कि 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस। इसमें मजदूर वर्ग की एकता का दिवस है, मजदूर के हक को समझने का, और जो मजदूर ने जितने शोषण सहे हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाने का ये एक दिवस है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया था 1 मई 1800 1 मई 1890 में इसका एक सचिवालय भी, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया था, जो कि श्रमिक के हित के लिए नीतियां बनाता है और उनके जो भी शोषण सहते हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सैन्यवाद, यानी कि सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता तथा राष्ट्र स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर एक जोर डाला। जो भी तानाशाही चल रही थी उस समय, उसके विरुद्ध भी ये एक बात उठी थी कि श्रमिक के लिए तो हमें सबको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सैन्यवाद यानी मिलिटरिज्म के विरुद्ध भी और युद्ध के विरुद्ध भी एक आंदोलन हुआ था। इन सभी ये जो 2 इंटरनेशनल हुए थे या अंतरराष्ट्रीय संघ हुए थे, उसका प्रभाव क्या था श्रमिकों पर? उससे श्रमिकों के विश्वास एवं आशा का संचार हुआ था। उन्हें एक उम्मीद दिखी थी कि शायद ये जो क्रूरता वो सह रहे हैं वो किसी दिन खत्म होगी और श्रमिक की भी जीत होगी। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि 1917 में एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी जो कि रूस में हुई थी। इसने भी समाजवाद से प्रेरणा ली थी और रूस में एक बदलाव लाने की प्रयत्न किया था। रूस में, जैसे कि आप जानते हैं, पहले जार वहाँ के राजा थे, वही शासन को चलाते थे, लेकिन और वहां पर एक तंत्रीय निरंकुश शासन था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वहां पर बहुत ही कुछ लोग शासन चलाते थे। वहां पर जो लोग थे, जो निवासी थे रूस के, उनका कोई सुनने वाला नहीं था। उनको कोई हक नहीं था कि वो अपनी आवाज उठा पाए। वहां भी बहुत दयनीय स्थिति थी। और फिर 20वीं शताब्दी में एक क्रांति हुई थी जिसको हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसके तहत ये जो एक तंत्र निरंकुश शासन के अंत की बात हुई थी तथा लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जो कि आज भारत में है, उसकी स्थापना का भी प्रयत्न किया गया था। और सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में जो पूंजीपति और जमींदार हैं, उनकी जो शक्तियां हैं उस पर रोक लगाने या उसको खत्म कर देने पर भी आवाज उठी थी। और मजदूरों, किसानों की एक सत्ता भी बननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सत्ता में सिर्फ पूंजीपति ही हो या वो हो जिसके पास धन दौलत हो, जिसके पास संपत्ति हो। मजदूरों को भी हक मिलना चाहिए कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो हमारे शासन में। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो नवंबर 1917 में संपन्न हुई थी।
और इस क्रांति ने एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था यानी कि साम्यवाद को स्थापित किया था। और उन्हें विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग यानी कि जो मजदूरी वर्ग है उसकी भी सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया था। तो आप इस क्रांति के बहुत सारे कारण थे जो कि हम अगली वीडियो में समझेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से क्रांति शुरुआत हुई थी। पर आपको आज की वीडियो में ये समझना है कि इनकी बोल्शेविक क्रांति के तीन मांगे थी। एक ये थी कि रूस में एकतंत्र निरंकुश शासन का अंत होना चाहिए, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, और तीसरा जो कुलीन या जो पूंजीपति वर्ग है उनकी जो शक्तियां हैं उस पर रोक लगानी चाहिए या उनको एकदम खत्म कर देनी चाहिए, और चौथा कि मजदूरों और किसानों की सत्ता भी स्थापित करनी चाहिए। अब हम अगली वीडियो में इस क्रांति के कारणों को और आगे समझेंगे। तो फिर आज की वीडियो हम यही समाप्त